विनोद दुआ जी ने जो सरकार से सवाल किए, क्या वो राजद्रोह है? क्या वो राजद्रोह की कैटेगरी में आता है? क्या उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए था? आईपीसी की धारा 124 ए क्या कहता है, हम उसको जान लेते हैं। Which deals with sedition states whoever words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. ये नहीं है कि कोरोना वायरस को लेकर पूरी तैयारी में प्रधान सेवक आगे दिखे। खुद प्रधान सेवक ना तो वहाँ आगे दिखे, ना बेरोजगारी कम करने की दिशा में कोई कदम उठाते दिख रहे हैं, ना अर्थव्यवस्था की बिगड़ती हालत पे कुछ बोल रहे हैं। वो ऐसे मामलों में जहाँ उनको लगता है कि उनके बस की बात नहीं, हाथ से बाहर निकल रहा है, चाहे वो दिल्ली में हुई हिंसा हो, वो परमहंस बन जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, जिम्मा औरों पर चला जाता है। 3 दिन दंगे होते रहे, ना कहीं प्रधान सेवक दिखे, ना कहीं गृह मंत्री दिखे। हमारे 1860 में लागू किया गया था, जब हमारे देश के ऊपर ब्रिटिश का राज हुआ करता था। हम इसका बैकग्राउंड में जाते हैं। भारत नहीं था जब ये इंडिया नहीं था, तो उस समय अलग अलग राज्य हुआ करते थे और अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा हुआ करते थे, और वो राज्य अपने आप में देश हुआ करते थे। यूके का राजा जॉर्ज पंचम हमारे देश में शासन कर रहा था, और उसके खिलाफ कोई भी अगर राजद्रोह करता है तो उन लोगों को सजा देने के लिए सेडिशन का एक्ट लाया गया था। अंग्रेजों ने इस धारा को इम्प्लीमेंट किया था। उनका मकसद था कि अगर कोई भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाए, राजद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल दिया जाए। हम आज भी इसको राजद्रोह बोलते हैं, देशद्रोह नहीं बोलते हैं। ब्रिटिश शासन में किन लोगों के खिलाफ राजद्रोह के मामले लगाए गए थे? Prior to independence, it was invoked against the first known registered case under the section was in Calcutta High Court in 1891. Queen Empress versus Joginder Chunder Bose. Gangadhar Tilak 1897, Mahatma Gandhi 1922, Lala Lajpat Rai, Aurobindo, Annie Besant and Abdul Kalam Azad. देश की आजादी के बाद किन किन लोगों के ऊपर राजद्रोह के मामले लगे? ब्रिजभूषण वर्सेस दिल्ली 1950, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, रामनंदन वर्सेस स्टेट 1958, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995, प्रवीण तोगड़िया 2003, सिमरनजीत सिंह मान 2005, विनायक सेन 2007, अरुंधति रॉय 2010, श्री इंदिरा दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 2011, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी 2012। 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक बिल ड्राफ्ट हुआ। बाद में 1950 में उसमें 19(1) को सम्मिलित किया गया, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई। The debate in the Constituent Assembly. The draft article read, subject to the other provisions of this article, all citizens shall have the right A. to freedom of speech and expression. आर्टिकल 19 और फ्रीडम ऑफ स्पीच में सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं, हम उसको जानते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1978, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 26 मई 1950, Indian Express versus Union of India 19th March 1958. In this case, Supreme Court said it has been held that the press plays a very significant role in the democratic machinery. The courts have duty to uphold the freedom of press and invalidate all the laws and administrative actions that abridge that freedom. Freedom of press has 3 essential elements. They are: first, freedom of access to all sources of information; second, freedom of publication; and third, freedom of circulation. Recently,
Anuradha Bhasin versus Union of India on 10th January 2020. The Supreme Court held the freedom to access the internet is a fundamental right and is protected under Article 19(1)(a), freedom of speech and expression of the Constitution of India. Freedom of the press is a valuable and assured right enshrined under Article 19(1)(a) of the Constitution. This right is required in any modern democracy, without which there cannot be transfer of information or requisite discussion, without which there cannot be transfer of information or requisite discussion for a democratic society. Responsible governments are required to respect the freedom of the press at all times. 4 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें जस्टिस गुप्ता ने क्या कहा था, हम उसको एक बार सुन। Dissent is not anti-national. It is the biggest and most important right granted by the Constitution. हम बैकग्राउंड में चलते हैं। हम इसकी शुरुआत करते हैं मैग्ना कार्टा से। ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे पहला ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट माना जाता है। 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, जिसका मेन मोटो था दो कंट्रियों के बीच में शांति बनाए रखना और ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। में वो कामयाब नहीं हो सका। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर UDHR अडॉप्ट किया गया, यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 19 ऑफ UDHR क्या कहता है, हम उसको जानते हैं। Article 19 says, everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. बात इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, हम उसको जानते हैं। United Nations Human Rights. International Covenant on Civil and Political Rights, Article 19. First, everyone shall have the right to hold opinions without interference. Second, everyone shall have the right to freedom of expression. This right shall include freedom to seek, receive, impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any other media of his choice. जब मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, आइए हम कुछ स्पीच सुनते हैं जब ये गवर्नमेंट अपोजिशन में थी, तो इनका क्या कहना था। फांसी के षड्यंत्र करके हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन को कांग्रेस भवन बनाने के पाप कर्म के खिलाफ एक चुनी हुई स्थिर सरकार को उखाड़ कर फेंकने के षड्यंत्रों के खिलाफ देश की कुछ सरकारें, उनके लिए खदान भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर बन गई है। कोयले से भी चोरी करना देश के नेताओं ने नहीं छोड़ा। भाइयों बहनों, ये कोयले को भी चोरी कर गए। ऐसे नेताओं से आज आपकी बर्बादी हुई है। आप प्रधानमंत्री थे, सरकार आपकी थी, नेतृत्व आपका था, देश आर्थिक संकटों के अंदर और गहरा डूबता चला जा रहा था। क्या ये आपका दायित्व नहीं था कि वित्त मंत्री कोई और भी रहे तब भी इन विषयों को लेकर के देश के सामने आप आते नहीं आए? क्यों? देश जानना चाहता है। उसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेवार है। राज्यों ने कभी असहयोग किया नहीं है। जो प्राथमिक काम करना चाहिए वह भी उन्होंने नहीं किया है। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप एम्पावर कमेटी के सारे मिनट्स जनता जनार्दन के सामने प्रकट कीजिए। जो बातें आज के दिन देशद्रोह और राजद्रोह की गिनती में आया जाता है, अगर उन सारी बातों को अगर हम पुराने जितने भी स्पीच हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी के हों। कार्टून ये देख रहा था कि एक कमरा है, दरवाजे के बाहर प्रधानमंत्री जी खड़े हैं और कमरे के अंदर सोनिया जी हैं।
गृह मंत्री जी बाहर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। भीतर से सोनिया जी ने पूछा, कौन है, कौन है, कौन है? 3-4 बार पूछने के बाद भी जब मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं बोला तो सोनिया जी ने कहा, अच्छा मनमोहन सिंह जी हैं, मैं समझ गई, मैं दरवाजे को। अमित साहब के हो, अनुराग ठाकुर का हो, परेश वर्मा का हो, अगर इन सारे स्पीच को देखें तो इन सभी लोगों के खिलाफ मामला बनता है। बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। में इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। ये गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे। अगर हर आदमी केवल सरकार के पक्ष में बात करेगा तो फिर विपक्ष की जरूरत ही क्या है? जब यही सरकार विपक्ष में थी तो उसको सब कुछ बोलने का अधिकार था और उनके खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब वही सरकार जब सत्ता में आती है तो जो सवाल उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ उठाए थे, अगर वही सवाल उनसे पूछा जाता है तो राजद्रोह की गिनती में कैसे आ जाता है? तो इसका मतलब हुआ सरकार से सवाल ना पूछा जाए, सरकार की ओर घोषणाएं करती रहें। आईपीसी की धारा 124A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) को वायलेट करती है। बहुत से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर गाइडलाइंस दी हैं कि अपनी फ्रीडम को एक्सप्रेस करना, सरकार से सवाल पूछना, ये देशद्रोही की कैटेगरी में नहीं आता है। 124 में देशद्रोह वर्ड का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ है, राजद्रोह का इस्तेमाल हुआ है। उस एक्ट को बदलने की जरूरत है, उस सेक्शन को बदलने की जरूरत है। सरकार उसको पार्लियामेंट में लेकर आए, उसमें अमेंडमेंट करे, एक नया कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, और जब तक कानून नहीं बनाते हैं उनके ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लगनी चाहिए। आर्टिकल्स का उल्लंघन, वायलेशन है, यूडीएचआर का उल्लंघन है, कवेनेंट विल का उल्लंघन है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जिसमें भारत खुद उसमें एक मेंबर है, भारत ने खुद उसको साइन किया हुआ है। तो ये हमारे ऊपर भी अप्लीकेबल होता है। ये हमारा ह्यूमन राइट्स है। ये प्रेस को फ्रीडम होना चाहिए, आम लोगों को फ्रीडम होना चाहिए, जर्नलिस्ट को फ्रीडम होना चाहिए, तभी हम इस लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे, वरना आने वाले दिन और भी ज्यादा बुरे हो सकते हैं। थैंक यू।